नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दिवस एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल DS ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग सीटेट की ईवीएस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जो इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी की बुक से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे थे। तो एक वीडियो मैंने इसके डाली है, जो जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आज हम लोग ईवीएस के पार्ट 2 में चलते हैं, जिसका नाम है ईवीएस का तड़का पार्ट 2। पढ़े वही जो आए एग्जाम में, मतलब कि जो एग्जाम में आए वही पढ़ें आप। ठीक, आगे देखते हैं कि पहला टॉपिक क्या कहता है। पहला टॉपिक है परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र, ठीक है। तो परिवार एवं मित्र क्या होता है? देखिए, बालक का जो परिवार होता है वह उसका क्या होता है, पहला स्कूल होता है। बालक का जो परिवार होता है वो क्या होता है, पहला स्कूल होता है बालक का। ठीक है। और परिवार परिवार होते हैं दो प्रकार के। एक होता है क्या, एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में क्या होता है, माता पिता माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे कौन कौन होते हैं, माता होती है, पिता होते हैं और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है। एकल परिवार उसे कहते हैं जिसके माता पिता तथा उसके अविवाहित बच्चे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एकल परिवार। और संयुक्त परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार में उसमें माता पिता, संयुक्त परिवार में सब लोग आ जाएंगे, माता हो जाएंगे, माता हो जाएंगी, पिता हो जाएंगे। क्या होगा, माता हो जाएंगी, पिता हो जाएंगे और उनके दादा दादी, बुआ और चाचा चाची, सब लोग इकट्ठे जहाँ जहाँ पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। ठीक। आगे अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि ईमानदारी का गुण कि बच्चा अपने परिवार से सीखता है। क्या, जो ईमानदारी मतलब जो ईमानदारी होती है या फिर कुछ भी होता है, जैसे लोग कहते हैं ना कि बच्चा क्या सीख रहा है, वो अपने परिवार से ही सीख रहा है, जिस बैकग्राउंड से वो आ रहा है उसी से वो सीख रहा है। तो क्या इसमें यही पॉइंट ये कह रहा है कि ईमानदारी का गुण बच्चा अपने परिवार से सीखता है। लेकिन अगर उसके परिवार वाले अगर दुष्ट होंगे तो वो क्या होगा, दुष्टता करेगा। क्या, जैसे चोर है, तो अगर देखो हर चोर तो ऐसा नहीं होता है कि चोर चोरी करता है तो अपने बच्चे को सिखाता है, लेकिन क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे है तो क्या करते हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहता है। तो जो भी गुण आते हैं वो उसको कहाँ से मिलता है, उसको अपने परिवार से मिलता है। ठीक। ठीक, अगला पॉइंट क्या कहता है, कानूनी रूप से शादी की जो उम्र होती है, लड़के की कितनी होती है, 21 वर्ष होती है और लड़की की कितनी होती है, 12 वर्ष होती है। कानूनी रूप से जो शादी की उम्र होती है वो कितनी होती है, लड़के की होती है 21 वर्ष और लड़की की होती है 18 वर्ष। अगला चीज क्या है, ग्रेगर जॉन मंडल ने मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए थे। जरा ये परिवार मित्र का नहीं है, लेकिन ये इसी चैप्टर में, जैसे एनसीईआरटी से मैंने लिया तो उसी किताब की जो जिस चैप्टर था उसी में ये था। तो ग्रेगर जॉन मंडल ने मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए थे। तो ये चीज जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला टॉपिक, ये हमेशा लगभग पूछता रहता है। लास्ट वाला, ग्रेगर जॉन मंडल कौन, मटर के पौधे पर किसने प्रयोग किया था, ग्रेगर जॉन मंडल ने किया था। और कितनी बार प्रयोग किया था, 28,000 बार प्रयोग किया था। ठीक है। ओ अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगला है अगला है आपका कि खेती खेती और सामाजिक कीट। खेती क्या होती है और सामाजिक कीट, इसमें सामाजिक कीट का मतलब कि जो ग्रुप में रहते हैं उस तरह, मतलब समाज में रहना चाहते हैं। जैसे होता है मधुमक्खी, ततैया, बर्रा, ये सब क्या होता है, सामाजिक चींटी, सब क्या होती है, क्या सामाजिक कीट होती है। पहला इसमें खेती में क्या आता है, पहला देखिए, जंगल अधिनियम कानून 2007। एक कानून आया था 2007 में जिसका नाम था क्या, जंगल अधिनियम कानून, जिसमें आदिवासी जो जंगल में रहते थे, जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे थे, जो आदिवासी जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हो, उस भूमि तथा उस भूमि के उत्पादन पर उनका पूरा अधिकार हो जाता है। तो देखिए, गवर्नमेंट ने 2007 में एक अधिनियम लेके आया जिसका नाम था क्या, जंगल अधिनियम कानून 2007। उसमें यह कहा गया कि जो आदिवासी जंगल में रह रहे हैं और कम से कम वो 25 साल से उस भूमि पर रह रहे हैं, तो उस भूमि का मालिक और उसकी जो उत्पादन हो रही है, उसमें जो उत्पादन वो कर रहा है उसका वो मालिक हो जाएगा, उस पर पूरा उसका अधिकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसका पूरा अधिकार हो जाएगा। ठीक। अगला देखिए, मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। अब ये देखिए, ये पॉइंट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, बांस के बर्तन, खेती है तो खेती में पेड़ भी आएगा, इससे पेड़ पौधे सब कुछ आएंगे। तो
क्या मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं? बांस का पेड़ होता है, उसी बांस का काट के उसके बर्तन बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं? मिजोरम में बनाए जाते हैं। तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि बांस के बर्तन कहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं? ऑप्शन आपका दे दिएगा अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। तो आप क्या लगाएंगे उसमें? मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट आपका होगा कि झूम की खेती। झूम की खेती क्या होती है? एक झूम एक टेक्निक होती है झूम। झूम खेती करने का एक तरीका है जो पहाड़ों पर मिजोरम में होता है, जो पहाड़ी एरिया पे किया जाता है। कुछ जरूरी नहीं मिजोरम में किया जाता है, जम्मू कश्मीर जहाँ पर पहाड़ी एरिया होगा वहाँ पर क्या होगा? झूम की खेती होगी। ठीक, झूम की खेती होगी। झूम की खेती क्या होती है? झूम की खेती में एक बार जब फसल कट जाता है तो उसको, उसकी जमीन को कुछ सालों के लिए उसको छोड़ देते हैं, वो आराम करे ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति क्या हो जाए? बढ़ जाए। झूम की खेती से क्या देखिए, झूम की खेती से क्या पूछेगा कि झूम क्या हो, झूम झूम की खेती किस तरह से की जाती है? देखिए, जहाँ पर सीढ़ीदार जो खेती होती है उसी को हम क्या कहते हैं? झूम की खेती कहते हैं। झूम की खेती करने के बाद क्या होता है कि वहां पर तो जब फसल कटाई हो जाती है तो उस भूमि को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, कुछ समय या कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। जो खरपतवार होते हैं उसको जला दिया जाता है। खरपतवार को जलाने से क्या होता है कि जला दिया जाता है, जिससे वो भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। पहाड़ी एरिया पे इस तरह की खेती होती है। पहाड़ी एरिया पे जो सीढ़ीदार खेती होती है उसको हम क्या कहते हैं? झूम की खेती कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट भी देखिए, खेती और सामाजिक कीट से ही है। खेती और सामाजिक कीट था, अब सामाजिक कीट। अभी तो खेती हम लोग पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे? सामाजिक कीट। हाँ, पिछले पिछले इसमें ये झूम की जो खेती वाला है ये टॉपिक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, तो झूम की खेती आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके बैक करके देख लीजिएगा कि झूम की खेती में हम क्या क्या बताए हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? सामाजिक कीट। खेती और सामाजिक कीट था, अब दूसरा पॉइंट इसका क्या आएगा? सामाजिक कीट। देखिए, सामाजिक कीट अभी बताया ना, मधुमक्खी। मधुमक्खी एक क्या है? सामाजिक कीट है। क्या है? मधुमक्खी क्या है? सामाजिक कीट है। मधुमक्खी ज्यादातर लीची के फूल पर मंडराती है। ये मंडराती है, ठीक है, मंडराती है। और यह अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्या देती है? अंडे देती है। क्या होता है? मधुमक्खी क्या है? एक सामाजिक कीट है जो ज्यादातर कहाँ? लीची के फूल पर मंडराती रहती है। लीची के फूल मतलब उसके जो रस होता है उसको बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए वो लीची के फूल पर ज्यादा मंडराती है। और यह कब अंडे देती है? अक्टूबर से दिसंबर माह में। तो क्या पूछेगा कि इनमें से सामाजिक कीट कौन है? तो दे देगा मधुमक्खी है, चूहा है, ऐसे ऐसे कई चीज दिया रहेगा। सामाजिक कीट क्या है? तो मधुमक्खी लगाएंगे। मधुमक्खी की जगह पे बर्रा दे देगा, ततैया दे देगा। ततैया, बर्रा, ये सब क्या होते हैं? सब सामाजिक कीट हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? जब एक मधुमक्खी को रस पता चलता है, सामाजिक कीट इसको क्यों कहा जाता है? पहले तो ये देखिए सामाजिक कीट क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं, बहुत ढेर सारे रहेंगे, एक साथ रहेंगे। एक इसकी रानी मधुमक्खी होगी जो क्या कहते हैं हमेशा छत्ते में ही रहेगी, उसका कोई काम नहीं रहेगा। जब वो क्या कहते हैं सारे, और उसकी सेना रहती है, तो सेना रहती है तो वही पता लगाती है कि रस कहाँ है। ये देखिए, जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है। क्या? जब मधुमक्खी को रस का पता चलता है कि यहाँ पर रस है तो वो एक तरह का नृत्य करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर भैया मिल गया, आपको खाना मिल गया, अब यहाँ पर खाना है। तो क्या है कि जब रस का पता चलता है तो क्या करती है मधुमक्खी? जो मधुमक्खी पता लगाती है वो क्या करती है? नृत्य करती है, जिससे क्या पता चलता है? दूसरी मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर हमको खाना मिलेगा, यहाँ पर हमको रस मिलेगा। ठीक, अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है? हाँ, मधुमक्खी पालन कैसे किया था? मधुमक्खी का पालन भी लोग करते हैं। मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं? एक बक्से का प्रयोग करते हैं। मधुमक्खी पालन हेतु एक बक्से का प्रयोग करते हैं, जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। देखो, मधुमक्खी मधुमक्खी पालन के लिए एक बक्से का डिब्बा बनाते हैं। ठीक, बस बक्से का डिब्बा बनाते हैं और उसमें चीनी का मीठा घोल डाल देते हैं। चीनी का मीठा घोल इसलिए डालते हैं कि जब मीठा रहेगा, वो मीठा रहेगा तब क्या करेगी मधुमक्खी? उसकी ओर आकर्षित होंगी और उस पर अपना अपना रहेंगी। तो और ये पालन क्यों किया जाता है? मधुमक्खी से शहद लेने के लिए इसका पालन किया जाता है और शहद को मार्केट में बेचा जाता है, जिससे ये बिजनेस है एक तरह का। ठीक, तो मधुमक्खी पालन हेतु बक्से का प्रयोग करते हैं, जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। क्यों डालते हैं ये आपको पता ही चल गया, क्यों डालते हैं कि उससे मधुमक्खियां उसकी ओर आकर्षित होती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? हाँ, मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। हाँ, मधुमक्खी अगर किसी को डंक मार देती है,
मधुमक्खी बर्रा ततई बर्रा मतलब बर्रा हड्डा, एक हड्डा होता है, ठीक, बर्रा को ही शायद हड्डा बोलते हैं। तो जब वो काटती है तो क्या होता है, फूल जाता है। चींटी भी काटती है तो फूल जाता है। जब फूलता है वो क्यों फूल जाता है, क्योंकि वो अपने डंक से हमारे शरीर के अंदर फार्मिक अम्ल डाल देती है, जिससे वो फूल जाता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट चमकते सितारे। अगला पॉइंट क्या है, चमकते सितारे। अब देखिए चमकते सितारे में क्या क्या आ रहा है। पहला पॉइंट है कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ये सबको पता है कि चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। सबको पता है कि चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। अगर नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए कि सबसे पहला ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, चांद पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष से केवल समुद्र व जमीन ही दिखते हैं, अलग अलग देश नहीं दिखाए थे। इस पॉइंट का मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है और नीचे की तरफ देखता है तो उसको केवल जमीन दिखाई देगा और वो समुद्र दिखाई देगा, गड्ढे दिखाई देंगे, और कुछ हमें नहीं देगा। जैसे हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, जब चंद्रमा की तरफ देखते हैं तो चंद्रमा की तरफ जो जमीन है वो तो हमको लगता है कि बड़ा वहां पर उजाला उजाला है, वो उजाला उजाला जो पार्ट दिखता है वो जमीन दिखती है। और उस पे जो चांद पे जो धब्बे लगे होते हैं, जो उसको कहते हैं जिसको चांद पे धब्बे लग गए हैं, वो धब्बा नहीं होता, वो एक्चुअली में होता क्या है, वो एक तरह का गड्ढा होता है। वहां पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, तो उसी गड्ढे को हम कहते हैं गड्ढा होता है। उसी को हम लोग कहते हैं कि चांद पे दाग लग गया है, चांद पे दाग लग गया है। चांद पे दाग नहीं लगा, वो गड्ढे हैं। उस पे जब चांद पे आप जाएंगे तो पता चलेगा क्या है, वो गड्ढे हैं। ठीक, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। क्या, ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा में दिखाई देता है। हाँ, उत्तर दिशा में सबसे तेज, या पूरे आकाश गंगा में सबसे तेज चमकने वाले तारों को हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। और वो किस दिशा में होता है, वो उत्तर दिशा में होता है। किस दिशा में होता है, उत्तर दिशा में होता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। एक थी बचेंद्री पाल जो एवरेस्ट पे पहली बार भारत की तरफ से चढ़ी थी, मतलब भारतीय महिला जो थी बचेंद्री पाल। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछता है कि मतलब एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन इज। तो इसमें क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। तो देखिए, एक है वेट लिफ्टर जिनका नाम क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो कहाँ की रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने भारत के बाहर, भारत के मतलब दूसरे देश में जाकर कितनी बार मेडल जीता है, 29 बार मेडल जीते हैं। कितनी बार, 29 बार मेडल जीते हैं। जब यह 12 साल की थी तभी से ये वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। क्या, जब ये छोटी सी थी, 12 साल की नन्ही सी बच्ची ही थी ये, तभी ये क्या करने लगी थी, वेट उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तभी जाके अब 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 ये कितने किलोग्राम तक का वजन उठा लेती, 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। और इनके पिता क्या थे, पुलिस हवलदार थे। क्या थे, इनके पिता पुलिस हवलदार थे। इसमें देखिए, इसमें मल्टी चॉइस ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछता है। जैसे किस तरह पूछे, देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में सत्य कथन है। कौन कौन से, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। ठीक, यह भारत के बाहर जाकर 29 बार मेडल जीती थी, ऐसे दिया रहेगा। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन दिया, बी ऑप्शन दिया। तीसरा देगा कि ये 12 साल की उम्र में ही वजन उठाना शुरू कर दी थी। चौथा दे दिया क्या कि अब ये 130 किलोग्राम तक भार तक का वजन उठा लेती हैं। इनके पिता क्या, पुलिस हवलदार थे। ये पांचों दे सकता है और उसमें पूछ लेगा कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो जिसमें पांचों रहेगा उसमें पांचों सही रहेगा, नहीं तो इसमें से एक आध पॉइंट कोई नहीं दिया रहेगा। तो जैसे ए बी सी डी ई तक दिया है तो ए बी सी सही है, ए सी डी सही है, जो भी आपका ऑप्शन सही रहेगा। मतलब ये मल्टीपल चॉइस में कोई पूछेगा, कई ऑप्शन इसके सही रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन इसमें बहुत, ये एक तो कई बार पूछता, हमेशा देखा जाता है कि एग्जाम में पूछता है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में सत्य कथन है। तो ऐसे दिया रहेगा कई चीज़, उसके बाद दिया रहेगा ऑप्शन में ए सी डी सही है, बी सी डी सही है। तो आप इतनी चीज़ें आपको जब पता रहेंगी तो आप आसानी से लगा लेंगे, आसानी से लगा लेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उससे आप टेलीग्राम पे हमारे लिंक से जुड़ सकते हैं, लिंक से टेलीग्राम पे जा सकते हैं। और इसकी जो पहली वीडियो है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, जिससे कि जो लोग पहली वीडियो नहीं देखे हैं वो पहली वीडियो भी देख सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।